नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है कि मैं सात समुंदर पार एक ऐसी शख्सियत से जुड़ रहा हूँ जिनका नाम अभिनय जगत में भी रहा, संवाद लेखन में भी रहा, निर्देशक के रूप में भी आपकी ख्याति है और एक बहुत ही संवेदनशील लेखक कहना चाहिए या यूं कहना चाहिए जो मानवीय मूल्य हैं उनको लेते हुए अपनी रचनात्मक यात्रा को उन्होंने जिस तरह से जारी रखा है उससे उनके आसपास के लोग भी समृद्ध होते रहे जिनमें से मैं भी एक रहा हूँ। तो बीएम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो अभी बात हम वर्तमान से ही शुरू करते हैं और सभी लोग अपने अपने घरों की सीमाओं में बंद हैं। तो जी जी। बम्बई में आपको क्या लग रहा है, अगर कला जगत की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो प्रभाव है कोरोना वायरस का, इसका अभी और भविष्य क्या देखते हैं आप, प्रभाव? देखिए, औरों की क्या सोच है या मानना है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अपनी राय रख सकता हूँ। जी। मुझे हमेशा से लगता है कि जब जब समस्याएं आती हैं तो कला को निखार मिलता है। मैं सैडिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कवि को भूखा मार दीजिए तो अच्छी कविता आएगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब है, जब भी कॉन्ट्रोडिक्शन समाज में अधिक हो, छटपटाहट अधिक हो, चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में ना हो, समझ में ना आ रही हो, मिस्ट्री सी चल रही हो, कला को और क्या चाहिए। तो जहां तक सृजन की बात है, उसके लिए ये माहौल बहुत अच्छा है। अब इस सृजन को लोगों तक पहुंचाने की बात जहां आती है, वो तो मुझे लगता है इसकी नई इबारत ढूंढनी पड़ेगी। वो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो। हमें पता ही नहीं कि कोरोना के बाद लोगों का व्यवहार कैसे बदलेगा या बदलना चाहिए, और ऐसे समय हमें क्या लिखना होगा, कैसा लिखना होगा, और उसके लिए क्या फॉर्म जो होगी वो उपयुक्त होगी। थिएटर है तो थिएटर किस तरह से होगा, फिल्म है तो वो किस तरह से जाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहीं फिल्म का सारा स्पेस तो ना हथिया लें। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे एक्सप्लोर होगी, लेकिन सृजन के लिए तो ये बेहतर समय है, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 60-70 वर्षों से सभी जगह कमोबेश लोग जो कुछ भी चला आ रहा था उसको वैसा की वैसा रिपीट करने के आदी हो चुके थे। ये पहली बार एक ऐसा ब्रेक थ्रू आया जिसने मेरे ख्याल से न सिर्फ कवियों को, चित्रकारों को, स्कल्प्टर्स को, राइटर्स को, आप और हमको झकझोरा है कि जो चला आ रहा है उसे उससे हटे, अपने को देखें, दूसरे को देखें, और फिर से एक नई नई भाषा गढ़। ऐसा मुझे लगता ये नई भाषा की बात आपने की और सृजनात्मक दृष्टि से ऐसे चुनौतीपूर्ण काल जो हैं वो विशेष प्रेरणा के वाहक होते हैं। है। जी उसके जी। साथ आपकी एक सकारात्मक सोच भी हम तक आ रही है। सृजन की बात को व्यवसाय के साथ जोड़कर जब देखते हैं तो कुछ अलग उसका रंग बनने लग जाता है। अभी जी के संदर्भ पर रहते हुए तो सृजन होगा, जो एकाकी वाला सृजन है वो अधिक हो सकता है, जो टीम वर्क वाला है वो थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और तो व्यावसायिकता की दृष्टि से सृजन पर भी कुछ बादल मंडरा सकते हैं क्या? कुछ नहीं साहब, घटाटोप बादल में मंडराए। जी। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर ऐसा महसूस करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ। एक घर में जब साधारण समृद्धि आती है, यानी खाने पीने का सामान अच्छा आ गया, सारे बिल आप अच्छी तरीके से पे कर पा रहे हैं, आपकी गाड़ी अच्छी से चल रही है, इससे ऊपर जब पैसा आता है तब आदमी अच्छी किताब खरीदने के बारे में सोच पाता है, तब एक अच्छे प्ले का टिकट खरीदने की बात सोच पाता है,
तब वो एक अच्छी फिल्म देखने के लिए जाने की योजना बना पाता है। तो हम जब नाटक करते हैं या टेलीविजन सीरीज पे काम करेंगे या फिल्मों में काम करेंगे, उसी क्षेत्र में हम करते हैं, तो समाज तो यही है। ये समाज जो मेरे ख्याल से हम सभी जान रहे हैं, पूरी तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। सही। हाँ, हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए। ये गरीबी, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये जो बहुत सारे प्रवासी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, शहरों से सारे के सारे मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें समझा नहीं सकते कि भाई वहां जाके भी क्या हो जाएगा, पर वो जा रहे हैं, डरे हुए हैं। ऐसे ही सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। जब बड़े बड़े देशों में भी गरीबी आ गई है, जहां से अनुदान ले लेके मझोले देश अपने कारोबारों को चलाते थे, तो आप समझिए कि जब तक अर्थव्यवस्था का चक्का दोबारा से नहीं चलेगा, कौन हमारी कविता सुनेगा बताइए, कौन हमारा नाटक देखेगा। सबसे पहले तो रोटी की समस्या आई। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जिस समस्या में पूरा समाज इस समय उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, जो कवि, जो लेखक, जो ऑडियो विजुअल मीडिया में काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को इनके साथ कर लेगा, वो चल पाएगा। जैसे अगर किसी के घर में अभी अभी 4 लोग मरे हैं, तो आप सीधे सीधे उन्हें कविता ना सुनाएं, उनके घर जाएं, उनके साथ बैठे, वो रो रहे हैं तो उनकी पीठ पे अपना हाथ रखें, जिससे पहले उन्हें लगे कि हम उनमें से ही। अब हमारी बात में अगर कविता झलकती है, अब उनके दुखों को मेरा नाटक समेटता है, अब उनकी संवेदनाओं को मेरा संवाद पकड़ पाता है, तब तो मैं जी पाऊंगा, या मुझे जीने का हक है, वरना नहीं चल पाऊंगा। अर्थव्यवस्था को छोड़ भी दे, पर मानवीय मूल्यों को तो पकड़ना पड़ेगा। अब अशोक जी, आपके यहां पर जैसी समस्याएं चल रही हैं, वो हो सकता है बाहर से अलग अलग कर ली जाए, लेकिन समस्या तो समस्या है ना। समस्या वहां भी है, समस्या यहां भी है, समस्या अफ्रीका में भी। पहली बार 200 से अधिक देशों में समस्या है कि हम जिए कैसे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। मैं अभी भी ये मानता हूं कि कोरोना से अधिक रोड एक्सीडेंट्स में लोग पहले भी मर रहे थे। मैं अभी भी ये मानता हूं, कई बीमारियों में और रोड एक्सीडेंट्स में और युद्धों में और दंगों में ये दुनिया अधिक लोगों को मार रही थी, लेकिन दुनिया उसकी आदी हो चुकी थी, तो भय नहीं था। सीरिया में लगातार खंडहर बनता जा रहा एक देश और सब मर रहे लोग, उसके बावजूद भी वो लोग आदी थे। अफगानिस्तान में भी लोग आदी थे। हमारे यहाँ भी 60% लोग बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाते हुए मरते थे, पर आदी थे। कोरोना ने भयभीत कर दिया, ये डर। और फिर कितने ही लोगों की नौकरियां गई हैं, और कितने ही लोगों को लगता है कि हमारी नौकरी शायद जा सकती है। और आप और हम जैसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड किस्म के लोग होते हैं, आपको भी याद होगा, बचपन में अक्सर हमारे पेरेंट्स हमेशा यही कहा करते थे कि भाई या तो डॉक्टर बन जाए आप, या इंजीनियर बन जाए, या किसी बैंक में काम कर ले, यानी कविता ना करें, रंगमंच ना करें, ये तो हमेशा कहा जी, गया। मैं अब इंटरनेट आपको ये करने के साथ अपने दर्शकों, उनमें से कई लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि जोधपुर शहर से निकलकर एनएसडी तक जाने की यात्रा के साथ साथ जो एक, मैं कहूँगा, कलात्मक बुद्धिजीवी
जो एक स्वरूप आपके व्यक्तित्व का जोधपुर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उसका जो एक मैं कहूँगा कि प्रभाव रहा है, वो वाले दिनों की तरफ जब हम बढ़े और नाटक का उल्लेख कहीं थोड़ा सा हुआ तो वर्तमान संदर्भ को अपने साथ रखते हैं लेकिन हम अतीत की तरफ चलते हैं, जी। क्योंकि जो एक अकुलाहट होती है कि मुझे इस कला माध्यम के साथ एक में एक होकर अपने जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन को जानना है, तो वैसा वाला भाव नाटक विधा के प्रति आपके मन में हुआ और आप एनएसडी तक पहुंचे, वो वाला जो कालखंड आपके जीवन का है, उस तक यदि आप हमें थोड़ा सा ले जाएं, बहुत आपका आभार। अरे नहीं नहीं, देखिए, मैं आप जैसा जानते भी हैं नहीं तो मैं बता दूं, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की क्या समस्या होती है कि वो न तो गरीब है न अमीर है। गरीब को कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो गरीब है और गरीबी में जीता। अमीर को भी कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो अमीर है और अमीरी में जीता। ये मध्यम वर्ग एक ऐसा पीड़ित वर्ग है जो जैसा है वैसा न दिखने में जीवन भर लगा रहता है। कहीं कोई उन्हें गरीब न समझ ले। अरे भाई, मान लो आप मध्यम वर्गीय हैं, पर ये मानना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे परिवार से जब मैं निकलता था तो मन में एक हमेशा ये रहता था कि जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं। तो जो बताया जाता था मेरी इच्छा होती थी कि ये ना करें, कुछ और करें। क्या करें ये उस समय इतना मुझे नहीं समझ में आता था। तो जैसे वो जावेद साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है, तो जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात। तो ऐसी ऐसी कुछ हमेशा से इच्छा रही। तो बीएससी मैंने किया, पर बीएससी करते करते क्या हुआ, गरीबी से कुछ मैं जल्दी उकता गया। जयपुर में रहता था मैं, और एक मुझे रास्ता मिला रेडियो स्टेशन में, अपने कुछ मित्रों के साथ गया था। और उन दिनों रेडियो का बड़ा ग्लैमर था, टीवी आया नहीं था। तो ड्रामा सेक्शन में कोई एक नाटक की रिहर्सल चल रही थी। तो वहां आकाशवाणी के बाहर लॉन में ये लोग किया करते थे रिहर्सल। तो मैं ऐसे ही अंदर घुस गया और वो बैठ गया, किसी को पता ही नहीं चला कि इस भीड़ में मैं भी बैठ गया। तो एक पगला घोड़ा या ऐसे नाटक की रिहर्सल शायद चल रही थी। तो वो हिमाद्री का कोई संवाद था, वो डायरेक्टर बार बार उस एक्टर को बता रहा था कि ऐसे बोलो। और मेरा सौभाग्य था, उसका दुर्भाग्य था कि वो बोल नहीं पा रहा था। और मैं चूंकि नाटक जानता ही नहीं था तो झिझक नहीं थी, तो मैं ऐसे ही बोल पड़ा। वो उसको अच्छा लग गया। जो डायरेक्टर था वो नंदलाल शर्मा थे, उस समय जी। रेडियो स्टेशन पे बड़ा अच्छा काम करते थे, विनोद शर्मा के भाई। तो उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट दी, बोला ये पढ़ो। चूंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था इसलिए डर नहीं था, तो बिना सोचे समझे मैं पढ़ गया जैसे पढ़ना था। उनको फिर अच्छा लग गया। मेरा फिर सौभाग्य था कि दूसरे या तीसरे दिन ही ऑडिशन होने वाले थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये ऑडिशन हो रहा है, आप ये तुरंत दे दो। उन्होंने ही फॉर्म लिया, मेरा फॉर्म भरा, बोला ये आप ऑडिशन दे दो। और गंगा प्रसाद माथुर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने भी एक भीषण गलती कर दी कि मुझे ए ग्रेड में पास कर दी और मैं नाटक करने लग गया। जब करने लगा फिर मुश्किल हो गया। जब माइक के सामने आया, इसे लेफ्ट में लें, इसे जरा साइड में लें, तब थोड़ी सी आई दिक्कत। पर जब उससे पहली बार जब चेक मिला मुझे, तो मेरा ना उस समय तक बैंक खाता था, ना मैंने जीवन में उस समय कभी ऐसे 75 रुपए पाए थे।
तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, रोज बीएससी में पढ़ने चला जाता हूँ, घर में मुझे कोई भी ऐसा मान मिलता नहीं है, कॉलेज में भी मैं कोई खास प्रसिद्ध हूं नहीं, तो आपकी सारी दबी कुचली इच्छाएं, सपने, उनको अचानक अभिव्यक्ति मिली और मजा आने लगा। घर में हम इनसिग्निफिकेंट थे, कॉलेज में इनसिग्निफिकेंट थे, मोहल्ले में इनसिग्निफिकेंट थे, और अचानक वो एक रेडियो स्टेशन का दायरा था जहां पर हमें लगा जैसे हम कुछ हैं। और वो जब करने लगे तो बड़ा मजा आया। बड़ी सीधी सी बात है, एक अलग ही दुनिया थी, अलग अनुभव था। वहां से उन लोग के साथ साथ मैं चल पड़ा। वो लाइब्रेरी बहुत जाया करते थे, मैं भी लाइब्रेरी जाने लग गया। मुझे लगा इससे अच्छी लाइब्रेरी मेरी यूनिवर्सिटी की। ये पढ़ते क्या है? तो वो सब कहानियां पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे। मैं भी पढ़ने लग गया। वो रविंद्र मंच में जाके नाटक करते थे। मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी था, तो मैं रविंद्र मंच गया, तो सबसे पहले मैं वहां जहाँ लाइटिंग होती थी वहां गया। वहां एक पंडित जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये अगर डिमर ऑपरेट कर लो और ये लाइटें संभाल लो तो एक शो में आपको 50 रुपए मिल जाएंगे। मैं बड़ा हैरान, ये इतनी छोटी सी चीज, इसके 50 रुपए मिलते। मैं 7-8 दिन उनके साथ रहा। वो चूंकि प्रैक्टिस से सीखे थे, मैं थोड़ा फिजिक्स जानता था, तो हम दोनों की जम गई। और उनको लगा कि ये एक आराम से 50 रुपए में आदमी मिल गया है, उनको 200 मिलते थे। जी। तो और मेरे लिए 50 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। और मैं वहां बैठ के लाइट करता था और नीचे लोगों को नाटक करते हुए देखता था, कभी कल्चरल प्रोग्राम, कभी नाटक, कभी कुछ। और मुझे लगता था कि रेडियो स्टेशन में हम लोग संवादों पर, भाषा पर, नाटकीयता पर जितना ध्यान दे रहे हैं, ये लोग तो इतना दे ही नहीं रहे। और जब मैं जाके उन्हें कभी बताने की ऐसी गुस्ताखी 1-2 बार मैंने की, तो पंडित जी ने कहा भूल के भी मत जाना, नीचे जाके अगर तुमने ये अभिनय या डायरेक्शन करना शुरू कर दिया तो भूखों मर जाओगे। यहाँ 50 से 200 रुपए पे आ जाओगे। ये नीचे भूखे लोग हैं, मत जाना। और अशोक जी, 3 बरस तक, मैं बीएससी तक वहां ऊपर से लाइट करता रहा। और वासुदेव सिंह हुआ करते थे उस समय, एचपी सक्सेना, वासुदेव सिंह, ये सब जी। लोग करते थे। मैं देखता रहता था उनको। और पंडित जी की बात गांठ बांधी हुई थी, नीचे भूखों मरने नहीं जाऊंगा। फिर तो जो आपकी नियति जहां लेके जानी होती है। मैं उन दिनों टेबल टेनिस की अपनी टीम का सदस्य था। मेरे पिताजी चैंपियन हुआ करते थे, कोच भी थे। तो मैं एक मैच हार गया था, फाइनल सिलेक्शन होने वाला था राजस्थान की टीम में। तो उससे बहुत पीड़ित था। और उस दुख में जब मैं वहां रविंद्र मंच बैठा हुआ था, तो वासुदेव सिंह ने हमें जरा सहारा वगैरह दिया। बोले क्या हो गया है भाई? मैंने कहा जी हार गया मैं यार, तुच्चे से प्लेयर से हार गया मैं। अब बोले क्या रखा है उसमें? देखो मैं प्ले कर रहा हूँ, उस प्ले में आ जाओ। रसगंधा बड़ा अच्छा नाटक है। मैंने कहा साहब वो पंडित जी ने बताया है नीचे भूखों मरते हैं लोग। तो उन्होंने कहा देखो मैं भी एक छोटे से राज्य का राजा हूँ, वैसे मेरे घर का नाम भी गीजगढ़ हाउस है। तुम करो यार, आओ ना, छोड़ो उन पंडित जी की बात। और धीरे धीरे उन्होंने मेरा डर हटाया और फिर रास्ता चलता गया। उन्हीं दिनों ये नक्सलवाड़ी, इमरजेंसी, ये राजनीतिक माहौल था यूनिवर्सिटियों में। चलिए, इमरजेंसी के मैं खिलाफ आपको एक बार लड़ाई फिर से चल इंटरप्ट रही करता हूँ ताकि पता लगे कि मैं भी आपके साथ में हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। थी। और आनंद की बात को लेते हुए मैं सॉरी सर। एक तो ये आपके साथ याद करना चाहता हूँ कि मेरा बहुत काल खंड जो है आकाशवाणी में बीता है। यानी मैंने कुछ चौदह अरे वाह, 15 साल आकाशवाणी जोधपुर में काम किया और जयपुर में भी। और नंदलाल जी शर्मा वाह, कुछ समय वाह। के लिए आकाशवाणी
जोधपुर में जब मैं था तो वो अनाउंसर के रूप में भी वहाँ आ गए थे। तो जी मुझे एक जी जी अलग जी जी प्रकार जी। का एक आनंद आ रहा है इस बात को लेते हुए कि मुझे भी ये पता नहीं था, मैं आपको बहुत समय से जानता रहा हूँ कि रेडियो कहीं हाँ न हाँ। कहीं एक भूमिका निभा चुका है आपको यहाँ तक लाने में। जी जी तो जी। अब हाँ ये सवाल आता है कि जो वासुदेव सिंह जी के साथ आपने ड्रामा करना शुरू किया, तो रेडियो में तो सिर्फ वाणी है जो आपको लेकर जा रही है, उसी में भाव जी जी। ढाल कर आपको हाँ पहुंचाने हैं। तो ये जो एक उसे आप संक्रमण कह दें या उसे ट्रांजिशन कह दें, या दोनों विधाओं का जो अंतर है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, फिर हम और आगे के संदर्भों की तरफ चलें। क्या मैंने बताया ना, एक राजनीतिक माहौल देश में जो चल रहा था ना उस समय, जैसे नक्सलबाड़ी का मूवमेंट चल रहा था, इमरजेंसी से पहले की छटपटाहट, फिर इमरजेंसी का काल। उन दिनों कमलेश्वर एक पत्रिका का संपादन किया करते थे जिसमें प्रगतिशील कहानियां छपा करती थी, सारिका में। जी। और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं अपने कॉलेज में, महाराजास कॉलेज में क्या करता था, मैंने अपने कुछ लड़कों का एक ग्रुप बना लिया था। विधिवत नाटक तो मुझे आता नहीं था, रेडियो पे जो करता था वो मैं घर से भी छुपाता था और कॉलेज में भी छुपाता था। तो मैंने उस ग्रुप के साथ ऐसा काम किया कि मैं एक कहानी उनको सुनाता और फिर मैं कहता कि इसको हम ऐसे ही एनेक्ट कर देंगे, और हम हॉस्टल में जाके ऐसा प्रयोग कर लेते थे। इत्तेफाक से वो चल निकला, लोगों को अच्छा लगता था। तो फिर चाहे सारिका में छपी राम सिंह वगैरह की कहानियां थी या प्रेमचंद की कहानियां थी, मैं उनको सुनाता। वो चूंकि सारे विज्ञान के विद्यार्थी थे, थोड़ा सा साहित्य से परहेज करा करते थे, तो उनको भी मजा आता था। फिर मैं अपने आपसी आसपास की कहानियों को ऐसा करता था। और मेरी बात वो इसलिए मान लिया करते थे क्योंकि मैंने बताया मैं एक तो टेबल टेनिस का प्लेयर था और डिबेट बोलता था, तो अलग अलग शहरों में रिप्रेजेंट करने जाता रहता था। तो उनको ये साथ मिल जाता था, वो मेरे साथ चल पड़ते थे कि एक नाटक भी है साथ। तो एक बड़ा उन दिनों अच्छा लगता था। कॉलेज के पैसों से आप जयपुर से झुंझुनू जा रहे हैं, जयपुर से बीकानेर जा रहे हैं, तो ये करते करते हम ऐसा नाटक करने लगे जो नाटक था और हमें पता नहीं था कि ये नाटक है। और वहां का एक वामपंथी जो आंदोलन चल रहा था, हमें नहीं पता था कि वो हम पर दृष्टि लगाए हुए बैठा। उन्होंने एक तरह से हमें पैट्रोनाइज किया, बोला आप हम जैसी कहानियां बताए वैसी भी कर लोगे। हमने कहा कर लेंगे, इसमें क्या है। तो वो मुझे प्रगतिशील कहानियां सुनाते थे। अब वो चाहे विजयदान देथा की कहानियां हो, चाहे टॉल्स्टॉय की हो, चाहे मदर करेज था, चाहे कोकेशन चौक सर्किल था, और मैं उनको हूबहू वही अपनी टीम से नाटक में परिवर्तित कर देता था। क्योंकि हम जितना कम जानते हैं ना, उतना करना आसान होता है। जब सीख जाते हैं तो चीजें खुद ब खुद मुश्किल होने लगती है, हम ही कर लेते हैं शायद। तो उन दिनों चूंकि मैं कम जानता था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था ये सब कर पाना। और ऐसी करते करते मैं, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वामपंथी हो गया, कब प्रगतिशील हो गया, कब उन लोगों ने बताया कि भाई पुलिस आपके पीछे पड़ी रहती है, आप जरा बच के रहिए। और मैं तरीके। बड़ा हैरान हुआ, भाई मेरे पीछे क्यों पड़ती है। बोले नहीं, आप क्या है, लेफ्ट हो गए इसीलिए। और मैंने कहा जी अच्छा ये लेफ्ट है, मतलब जो मैं कर रहा हूं ये लेफ्ट है, तो राइट क्या है। तो क्या होता है, कई बार समाज जैसा चल रहा होता है, अगर आप में ये इच्छा है साथ बहने की, तो आप बहते रहते हैं, गुणी लोग मिलते रहते हैं। और धीरे धीरे, जैसे बासु जी के साथ मैंने नाटक बहुत बाद में किया, पर मित्रता बहुत पहले हुई। वो मेरे कॉलेज में होने वाले नाटक देखने आते थे, मैं नुक्कड़ नाटक कर लेता था, और मुझे पता नहीं था कि ये नुक्कड़ नाटक है, तो मैं करता था। तो वो आके उसे देखते थे। और रविंद्र मंच में मैं सिर्फ पैसे कमाता था लाइटिंग करके,
क्योंकि वो पंडित जी ने बताया था कि नीचे तो गरीब रहते, तो मैं फिर से पर इन ये सब लोगों ने बात जी मैं फिर मिलजुल से के सिखा दिया। जी 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 तो मैं फिर से ये बात संयोग कि मैं भी महाराजास कॉलेज में पढ़ा और मुझे ये भी आज ही मालूम या मुझे ठीक से रजिस्टर नहीं कि आप महाराजा से निकले हैं और रेडियो से आपका इतना समीप का जी संबंध जी रहा जी। है। और लेकिन जो आपका व्यक्तित्व उन दिनों का मैं देख रहा हूँ अभी उसमें एक बात जो आपने कहा कि जो कम जानता है वो अधिक करता है। हालांकि आप फिर जानने की दिशा में बढ़ते गए करते करते और बाद में भी आपने किया तो बहुत है। पर अब वो वाला जो समय हुआ जब आपको लगा कि मुझे और अधिक सीखना है। और आपकी ये जो तीन चार भूमिकाएं थी जिसमें एक लेखक भी था तो एक निर्देशक भी था जी एक अभिनेता भी था, तो इन दिनों में से जी। इन तीनों में से कोई आपके कंधे पे बैठता हो कि मैं तुम्हारे अंदर अधिक प्रमुख रूप से बैठा हुआ हूं, तो मुझे लगता है एक समय आपको लगा कि अभिनेता ने कहा कि मैं अधिक प्रमुख हूं, तभी आप एनएसडी में शायद अभिनय के लिए ही गए थे सीखने। मैं शायद एनएसडी जाता नहीं कभी। मैंने बड़ी मेहनत से वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट खुलवाने का आंदोलन किया था। फिर उस डिपार्टमेंट के पहले बैच का मैं सदस्य भी रहा। और उन दिनों इमरजेंसी में वही वीसी का हमने वाइस चांसलर का घेराव वगैरह कर लिया था। उन दिनों मैं एमए कर चुका था सोशियोलॉजी में, एमफिल चल रही थी। तो कुछ दिनों के लिए हम जेल चले गए। जेल में हमने हंगर स्ट्राइक टिल डेथ अनाउंस कर दिया। अच्छा। उन्हीं दिनों मेरे ड्रामा डिपार्टमेंट के उस पहले साल के एग्जाम भी थे। तो एक पुष्करना साहब रजिस्ट्रार हुआ करते थे, तो वो जेल में आते थे और हमारा इम्तिहान लेते थे। इत्तेफाक से खैर मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया उसमें, मैंने टॉप भी किया, ऐसा कुछ हो गया। पर जब मैं बाहर आया तो मेरे मन में अब जाके दृढ़ता आई कि अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ नाटक करूंगा। क्योंकि जेल में उन 13-15 दिनों में मैंने कैदियों के साथ कुछ नाटक किए और वो अनुभव मेरा बड़ा अच्छा रहा, हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। जिन लोगों को हम अपराधी मानते हैं उनको इंसान मानना बंद कर देते हैं और वो इतने अच्छे इंसान निकल आते हैं। और तब पहली बार मुझे लगा कि जिस व्यक्ति के बारे में भी हम जो धारणा बनाते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति कुछ और ये जब से चालू हुआ, फिर मैंने रविंद्र मंच में भी बहुत नाटक किया। शुरू में मैंने कोशिश की ड्रामा डिपार्टमेंट के बाद में कि मैं जयपुर में लड़कों को इतना तैयार करूं कि ये लोग एनएसडी जाएं, पढ़ें और वापस आए और फिर राजस्थान में काम करें। मुझे बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर से बड़ी उम्मीदें थी। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ अच्छा काम हो सकता है। दुर्भाग्य से क्या होता था, जो लड़के जाते थे एनएसडी में वो पहले ही सेमेस्टर में जब वापस आते थे तो एक तो हिंदी की बजाय अंग्रेजी बोलने लग जाते थे और उनका थोड़ा सा रवैया बदल जाता था। और जैसे मतलब, वेल यू डोंट नो व्हाट फ्यूचर इज, यू नो, इट इज समथिंग अब डिफरेंट बॉल। मुझे बड़ी हैरानी होती थी, यहाँ इसी मिट्टी से, इन्हीं गलियों से ये लोग गए थे। हमने कितनी आस लगाई थी इन लोगों से कि ये वहां जाएंगे, लाइटिंग, ब्लॉकिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन नया नया सीखेंगे, आएंगे, हमें भी सिखाएंगे, औरों को भी सिखाएंगे। मैं बड़ा आदर्शवादी किस्म का मेरा मामला था और आदर्श बहुत जल्दी टूट जाते। तो मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई, ऐसा क्या है वहां पर यार, क्या आदमी 6 महीनों में बदल जाता? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हो जाता भाई साहब, आप अगर जेएनयू जाएंगे, एनएसडी जाएंगे, एफटीआईआई जाएंगे तो आपकी जुबान बदल जाएगी, आपका रवैया बदल जाएगा। मैंने कहा देखते हैं भाई, हम भी देखते हैं। तो एक मिनट जैसे ही मैंने ऐसा, एक मिनट रुकते हैं। और जयपुर के यही वाले जो दिन है इससे मुझे याद आया कि वो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का वो ड्रामा डिपार्टमेंट भी देखा हुआ है और वहाँ पर भी कुछ
सर्टिफिकेट कोर्स गर्मी की छुट्टियों में होते थे, वो भी जी मुझे जी जी पता है। और वो जी। स्विमिंग पूल की साइड में वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका। वहां ओपन एयर थिएटर है, जी जी। स्विमिंग पूल से पीछे ही। हाँ। और उसे बड़ी जद्दोजहद से हमने हासिल किया था। जी। जैसे महाराजा कॉलेज में एक एलकेपी होता था, ललित कला परिषद, हाँ हाँ हाँ। तो ये हम लोगों ने शुरू किया था। उस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संतोष कुमार जी हमारे लेक्चरर हुआ अच्छा, करते थे। मैं ऐसे बीच में जंप इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप जिस रास्ते से निकले हो, पीछे मैं थोड़ा थोड़ा बहुत साल पीछे उससे चला हूँ, क्योंकि ललित कला परिषद और संतोष कुमार जी के साथ में कुछ जी नाटक जी जी करने का, और ये संदर्भ आ गया तो मुझे अचानक याद आ रहा है कि, और मैं उसको अपनी तरफ से श्रद्धा के साथ भी याद कर रहा हूँ, और बल्कि ये कहते हैं भाई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हमारे मित्र और निर्देशक रहे संदीपन नागर उन दिनों में, वो संतोष कुमार हाँ जी हाँ के। हाँ हाँ। हाँ। तो वो कुछ समय। संदीपन हाँ। को पहली बार बाकी इतिहास में प्ले कर रहा था, उसमें मैंने ही उसे लिया था। अरे वाह। हाँ। और बड़ा अच्छा लड़का था, मतलब जी जी। अभी भी है, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं, अच्छा काम एक्चुअली कर रहा आपको ये अफसोस होगा जान के कि कुछ महीने पूर्व वो अचानक हमारे बीच चले गए। और है। अरे तो मैं फेसबुक पर ही उनके वापस संपर्क में आया था, मैं मिलने जाने वाला था उनसे, और अरे अरे, उन्होंने कुछ फिल्में भी करी। ये जी जी। माफी चाहता हूँ। छोटे लोग जो जा रहे हैं ना, हम्म। ये अशोक जी बड़ा दुख देता है। जी जी। ये संदीपन का आपने अभी अभी बताया, अभी कुछ दिनों पहले ही, जैसे इरफान हमारा यही ऐसा था, चला गया। हाँ हाँ। ये बड़ा दुख होता है यार। पर ये नियम ही कुछ ऐसा है, दादे के बाद बाप का आना और बाप के बाद हमारा आना, ये क्रम तो तय है आने का, हम्म, तो जाने का क्रम हमारे हाथ में ही नहीं होता। हम्म। तो कई बार ऐसे मैं अच्छे सॉरी, मैं प्यारे फिर। लोग चले जाते हैं। जी। मैं ये वापस जयपुर में जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो इरफान भी उन दिनों में जो स्विमिंग पूल के पास वाली जगह पर उन्होंने भी कुछ नाटक किए थे, पता नहीं आप उन दिनों में वहाँ रहे जी जी। होंगे यार। मैं, क्या हुआ, मेरे ख्याल से एनएसडी कर चुका था, उसके बाद मैं एनएसडी रेपर्टरी कर चुका था, श्री राम रेपर्टरी भी कर चुका था। फिर मैं संगीत नाटक एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया था जी। एज ड्रामा और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ड्रामा सेक्रेटरी, ऐसा कुछ, असिस्टेंट सेक्रेटरी। उन दिनों ये इरफान एनएसडी या तो गया था या ऐसा कुछ था, क्योंकि मैं संगीत नाटक एकेडमी के लिए लाइट्स खरीदने दिल्ली जब गया था, जी। तो ये वहां मुझे मंडी हाउस में मिला था इरफान। हम्म। और मैं उन दिनों बड़ा अपने आप से बड़ा क्षुब्ध चल रहा था, जैसा भी नाटक हो रहा था उससे। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं वहां से रिजाइन करूं और कुछ कहीं चला जाऊं। तो इरफान को पता चल गई, ये ऐसी बुरी बातें जल्दी फैलती है, तो उससे कहा आप एकेडमी छोड़ के कहाँ जयपुर आएंगे? मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ आऊंगा, कुछ दिनों के लिए शायद या तो अहमदाबाद जाऊंगा या बंबई जाऊंगा। तो इस सिलसिले पे काफी उसने मुझसे बात की थी, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी रिहर्सल में क्या होता था, मैं भी कठमुल्ला किस्म का रंगकर्मी था, तो कोई फिल्म की बात वगैरह करता था तो मैं निकाल देता था उनको। अच्छा। तो इरफान ने ऐसी बातें सुनी होंगी मेरे बारे में, तो बोला आप कैसे बंबई जा सकते हो? तो मुझे अब तक याद है, मैंने एक धूमिल की कविता है मोचीरा, हम्म। उसमें से एक पंक्ति उसे सुनाई थी। मैंने कहा था बाबू यदि जीवन के पीछे वाजिब तर्क नहीं, तो रामनामी ओढ़कर जीने में और रंडियों की दलाली खाकर जीने में कोई फर्क नहीं। हम्म। तो जब अर्थहीन काम ही करना है तो बाजार जाके करना चाहिए। मंडी में जब बिकना ही है तो फिर यार अच्छे बड़े बाजार में जाके बिको, ये क्या गलियों में बिकना। जब अर्थहीन काम ही करना है तो बड़े स्तर पे करो, जब बिगड़ना है तो फिर खुल के बिगड़ो। तो वो बड़ा हंसा, बोला अच्छा भाई साहब फिर हम जाएंगे आपके पीछे पीछे। मैंने कहा देखो, हालांकि ऐसा हुआ भी बाद में, वो आया।
थर्ड ईयर में था तब वो तमस के दौरान मुझे ध्यान आया, तो मैंने बोला भी था, अरे मैंने कहा तुम कैसे आ गए? बोले भाई साहब बताना मत, मैं अभी कंप्लीट हुआ नहीं है हाँ। और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं मुझे। तो मैं चूंकि गोविंद जी को और भीष्म साहनी को दिल्ली से जानता था, करता था, मैं ले गया उसे अंदर, उसने उसमें एक रोल भी किया था हम्म। तमस। हम्म। पर बहरहाल मुझे लगता है समाज के साथ अगर हम बैठते हैं तो समाज हमसे काम करवाता है। वो जो शुरू में मैंने अभी के दौर की बात की थी, वही मैं कह रहा हूं, जैसा समाज चलता है, चाहे वो अच्छा चले बुरा चले, हमें पूरी संवेदना के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके साथ बहना चाहिए। वो खुद हमें रास्ता बताएगा। हाँ, ये जरूर है, चूंकि हम रंगमंच से आए हैं तो हमारे पास ज्यादा रास्ते इसलिए हैं, लोगों के लिए लिखना शायद एक मुश्किल काम, पर हमारे लिए सिर्फ अपने अनुभवों को शब्द देना होता है, तो हम दे लेते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन न टॉल्स्टॉय से है, न प्रेमचंद से है, न मोहन राकेश से। हम सादी बात सोचेंगे, सादी बात ही लिख देंगे। तो ये सहज, ऐसा ही अभिनय, ऐसा ही निर्देशन, बात इन जार्गन से हट के अगर हम करें तो दिल की बात है, दिल तक पहुंच जाए। कैसे पहुंचती है, इसमें क्या रखा है? आप भी तो देखिए जो काम कर रहे हैं, ये सृजनात्मक कार्य ही तो कर रहे हैं, चाहे ये बातचीत ही सही, चाहे औरों से अनुभव के स्तर पर बात करते करते चीजों को जनरलाइज करते हुए आप सब तक पहुंच रहे हैं। यही तो है क्रिएटिविटी। अलग से झंडा थोड़ी होता है क्रिएटिविटी का। तो मुझे यही लगता है कि सहजता अगर आ जाए ना, और जो चल रहा है उसके साथ हम सहजता से बहने लग जाए, और बात बन जाएगी। ये ऐसा मुझे लगता ये सहजता की बात को लेते हुए मेरे मन में सहज प्रश्न ये आ रहा था कि आपके साथ में जो नाटक का संबंध है वो है। जी एक विशिष्ट है। जैसे आप जेल में भी गए तो आपने चार लोगों को लेकर नाटक बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर से बह रहा है, जैसे आपने कहा कि सहज रूप में बहते हुए। जी जी तो ऐसा लगता है कि जो नाटक की विधा है वो आपके लिए जीवन को जानने का, जीवन से जुड़ने के साथ साथ जीवन के उत्सव को मनाने का एक ऐसा ऐसा सांचा है जो सबके लिए इस तरह से नहीं खुलता है जैसा आपके लिए खुला। तो इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि एक अंदर से जुनून होना चाहिए कि भाई ये लोग मिले ही 15 दिन के लिए, आप जेल में उनके साथ भी नाटक कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ भी नाटक कर रहे हैं, फिर आप एनएसडी में जाके भी, और पंडित जी की बात को बिना माने कि नाटक में जाओगे तो गरीब हो जाओगे। हाँ गरीब हो जाओगे। तो अब आप मुझे बताएं कि एक नाटक के साथ आपका जो संबंध पहले रहा और फिर एनएसडी में जाने के बाद बना, उसमें कुछ अंतर आया क्या? मुझे लगता है जो बातें हम इनफॉर्मली सीख पाते हैं, एनएसडी में वो माहौल मिल जाता है। किताबें हैं वहीं मिलेगी ऐसा मेरा नहीं मानना है, किताबें और जगह भी मिल जाती हैं, अच्छे निर्देशक और जगह भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। पर 24 घंटे नाटक ही ओढ़ना, नाटक ही बिछाना, नाटक ही देखना, ये 3 वर्षों तक जो एक माहौल मिलता है, ये माहौल उन लोगों को बहुत फायदा पहुंचाता है जो सीखने के मकसद से वहां आए हो। अब जिनका ये मकसद ना हो के कुछ और मकसद होता है, चौंका देना, दिखा देना, विजयी हो जाना, हम्म। प्रसिद्ध हो जाना, उनके बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं रखना चाहूंगा, जो सब जगह होते हैं। लेकिन वो माहौल इतना अच्छा मिलता है कि वो आपको, जो आप 10 साल में शायद अर्जित करते, वो 3 साल में आपको सिखा देते। हर अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। और मुझे थोड़ा सा सुविधा इसलिए भी वहां हुई
क्योंकि मैं बहुत लेट गया था, मैंने बताया ना, एमफिल छोड़ के गया था। हम्म। तो जो दूसरी सारे लोग आते थे वो 20, 21, 22 साल की उम्र में आ गया करते, 18 साल की उम्र में आ गए। तो उनकी बेचारों की बड़ी समस्याएं होती थी। उनको क्या होता था, प्यार भी करना होता था और भी कई काम करने होते। तो और उसमें फिर नाटक करना बड़ा, आप अशोक जी समझ सकते हैं, बड़ी दुविधा वाला काम होता है। वैसे ही जैसे कि हमारे मझौली शहर में जो बच्चे नाटक करने आते हैं, वो पहली बार लड़की को नजदीक से देखते हैं, उसी में हड़बड़ाए रहते हैं बेचारे, और फिर उनको लाइन भी याद करनी होती है। वो दुविधा में मैं इन सब से निकला हुआ था, मुझे इन सबसे कोई लेना देना था। और जिस माहौल से हम लोग आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं ये मान के चलता था मेरा समाज या मेरा परिवार ये एक अलग दुनिया है, और यहाँ जो मैं करता हूँ ये एक अलग दुनिया है। ये तब भी मैं मानता था, आज भी मानता हूँ। तो इसमें अच्छा, कभी यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये अलग क्यों मानते हैं आप? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पुल तो है, बल्कि वो पुल ही है जिससे लेके जीवन की सार्थकता के बारे में चिंतन होता। मैं मतलब दोहरा ही रहा हूँ बात आपने जो कही। मुझे लग रहा है ये जो विभाजन रेखा है वो आपको आवश्यक लगती थी, या आई मीन उसका क्या कारण? अशोक जी, में अगर सीधे शब्दों में कहूं तो जैसे मैं जिस माहौल से आया था, उस माहौल में महिलाएं निकर पहन के नहीं घूमती, हम्म। महिलाएं सिगरेट नहीं पीती, लिविंग रिलेशनशिप का वहां कोई ऐसा प्रचलन नहीं, कोई भी वहां पर ऐसी जॉइंट या चरस या ऐसी चीजें बना बना के तो नहीं पीता। क्या होता है, कई बार हम बड़ी औपचारिक होते हुए सीधी सीधी बातों को भूल जाते हैं। मैंने ये माना कि ये जो भी जैसे भी जी रहे हैं, ये इनका जीवन, मेरा जीवन अलग है। न मैं उनको बुरा मानता हूं, न अपने को घटिया मानता हूं। मुझे लगता है इनकी मूल्य अलग है, इनका इनकी अपब्रिंगिंग अलग है, इनका मकसद अलग हो सकता है, इनका जीने का अंदाज अलग हो सकता है। तो फिर कोई दुविधा नहीं रही। अब क्या हुआ कि घर में मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, मुझे क्या खाना है, ये वो तय नहीं करेंगे। और मैंने उन्हें कभी दखल नहीं देने दिया कि वो मुझसे कहे। जैसे मैं तंबाकू बना के ही खाता था, मैं आज भी खाता था, तब भी खाता था, मुझे इससे कोई शर्म नहीं आती, और मैं उनकी किसी भी व्यसन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता था। तो ये मैंने एक अलग एक बना रखा था, इससे मुझे सुविधा होती थी। हाँ, मैं नहीं ये कहता मैं यही एक एक्चुअली, रास्ता होगा। आपने स्पष्ट किया तो मैं समझ गया। और मुझे भी लगा कि ये जो एक मूल्यों का अंतर है या सांस्कृतिक मूल्यों जी का जी, अंतर है। बिल्कुल। और अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि रचनात्मकता के साथ में इस तरह का वातावरण अनिवार्य है कि नहीं है, क्योंकि मुझे ये आपकी बात से स्पष्ट होता है कि अनिवार्य नहीं है। वो एक तरह का हाँ कलेवर है, उसको लांग कर हाँ, आप जो मूल है वहां तक जा सकते हैं। जी जी। तो भाई जावेद साहब को समझने के लिए मुझे जावेद साहब जितने पैग शराब की पीने आवश्यक थोड़ी है। हम्म। मैं उनके साथ बैठूंगा, हम्म। मैं उन्हें सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वैसा ही वैसा कुछ गढ़ने की भी कभी कोशिश करूंगा। हम्म। पर मैं वही खाऊं, वही पीऊं, वैसा ही पहनूं, वैसा ही दिखूं, ये तो जरूरी नहीं। क्या होता है अशोक जी, ये जो आपने कहा ना, अपने अंदर से नाटक लोग इमिटेट करते, इमिटेशन में क्रिएशन नहीं होता। हम जैसे होते हैं, जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे हम हैं। हम अपने आप को जब स्वीकार कर लेंगे जैसे भी हम, तो दूसरों को स्वीकार करने में कम मुश्किल आएगी। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सारी एनर्जी बच जाती, कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं। अब हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो क्या है, हमें सब जगह नाटक दिख जाता है, पिता और पुत्र के संवाद में हमें नाटक दिख जाता है,
हमारे यहाँ की पत्नी और वहां की पत्नी कैसे बातें अलग अलग करती है, हमें इसमें नाटक दिख जाता है। हमें हर जगह हास्य दिख सकता है, दुख दिख सकता है, कॉन्ट्रोडिक्शंस दिख सकते हैं जो औरों को दिख ही नहीं रहे, क्योंकि सब तो अपना जीवन सहजता से जी ही नहीं रहे। आपने जैसा कोट पहना मैं भी वैसा पहनूंगा, तब शायद मैं आप जैसा हो जाऊं। अरे भाई, आप जो हैं वो आप अपनी जहनियत की वजह से, जो जीवन आपने जिया है उससे है। आपके ये कपड़े यौतियों में पहन लूंगा तो इससे कैसे आप बन जाऊंगा? यही अगर हम मानना शुरू कर दे तो फिर क्या होता है, बहुत सारे फिजूल के कामों से तो हम बच गए। अब ये जो एनर्जी बची, इस एनर्जी से हम सिर्फ सुख और दुख देखें, हार और जीत देखें, जो कॉमन, जो यूनिवर्सल। दुख यूनिवर्सल, सुख यूनिवर्सल है, छटपटाहट यूनिवर्सल। हर जगह एक जैसा ही मिलेगा, पीढ़ियों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट या खटबदाहट। हर बार बड़ी पीढ़ी अपनी यंगर जनरेशन को यही कहेगी, अरे भाई हमारे जमाने में जो होता था वो बात ही अलग थी। ये जो अभी आप आपने तुम क्या। ये जो एक वाक्य कहा है, इससे मुझे ऐसा मन हुआ कि आपके कोई प्रिय अगर संवाद किसी ड्रामा के रहे हो, याद रहते हो, कभी आप कोई गाने गुनगुनाते हैं, ऐसे कोई संवाद यदि आप दोहराते हो अपने प्रसन्नता के लिए और हमारे साथ बांटे, तो वो एक सवाल है। पर उसके साथ साथ दो तीन छोटी छोटी बातें और जोड़ दूं। आप जब अपने एनएसजी के दिनों को याद करते हैं, तो वहाँ का कोई ऐसा संस्मरण जो आपको लगता है कि गुदगुदा देता है कहीं अंदर से, या कहीं अंदर से वापस याद दिला देता है कि ये बात मैंने उस क्षण सीखी थी? संवाद की एक बात मैं पहले बताता हूँ, फिर वो दूसरी बात कह दूंगा। एक 5 सवार में बड़ा अच्छा संवाद था जो मुझे सन 72 या 73 में मैंने किया था, और आज तक मेरे साथ रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा मैं आपके नाटक? साथ साझा कर सकता। जी। 5वां सवार, ये बलराज पंडित का नाटक था। जी। हमारे सीनियर थे बलराज पंडित पंजाब में, अब वो भी नहीं रहे, उनका लिखा हुआ। उसमें एक लड़की है, वो अपने बाप से आके बोलती है कि पापा मैं वहां शॉपिंग करने गई थी तो एक मैंने शर्ट देखा, बहुत सस्ता था, और मुझे लगा कि आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा, आप देखते ही खुश हो जाएंगे, देखिए मैं आपकी ये लेके आया हूँ, है ना कितना अच्छा। तो बाप उसे शर्ट को लेता है, फिर बोलता है, देखा बेटा, मैं कितनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता हूँ, अपनी माँ को भी बताना। अब इतने से कितनी अनकही बातें, कितने अनकहे रिश्ते खुल के सामने, हाँ, हाँ। कि मैं कितनी छोटी बातों से खुश हो जाता हूँ, अपनी माँ को भी पता। यानी माँ के साथ उसका संवाद नहीं, और वो बेटी एकदम खिलखिलाती हुई ठिठक जाती है, चुप हो जाती है, फिर एक हाँ। पूरा हमारा मुंह। तो संवादों में कई बार क्या होता है, बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं, छोटी सी बात जो छू जाए वही संवाद। जबकि जो पारसी की तरह, पारसी नाटकों में जैसे होते थे वैसे संवाद जो होते हैं, वो क्या बाजीगरी होती है। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जी। या इवन अभी भी जब कहते हैं सब, क्या डायलॉग थे उसके उस फिल्म में, ओह। एक बड़े अच्छे संवाद लेखक हुए थे अर्जुन देव रश्क। जब मैं जी। बम्बई आया ही आया था तो उनसे कुछ सीखने को मुझे मिला। वो अक्सर कहा करते थे कि व्यास जी, संवाद ऐसे होने चाहिए कि आप दिखो ही ना, सिर्फ अभिनेता, और अभिनेता भी नहीं, वो चरित्र दिखे। अगर संवाद की तारीफ हो गई तो बात गलत हो गई। वो इस बात को समझाने के लिए अक्सर कहा करते थे कि अल्फाज, उर्दू का उनका बैकग्राउंड था इसलिए, कि अल्फाजों को बड़े एहतियात से बरतना चाहिए, इनमें भी जान होती। क्या बात है। और मैं हमेशा
उनकी इन बातों को गांठ बांध के चलता था अशोक। मैं हमेशा ऐसा कर पाया ऐसा दावा तो मैं नहीं करता, पर मेरी इच्छा है हमेशा से ऐसी रही कि अगर मैं संवाद लिखूं तो दिखूंगा, अगर मैं कोई चरित्र गढ़ूं तो मैं न दिखूं, चरित्र ही दिखे, नाटक भी हो तो कहानी ही दिखे, हमारी कोई जो बाजीगरी है वो नजर ना आए, तभी मजा है। तो फिर से वो एनएसडी के एनएसडी की संस्मरण जी। मैं सेकंड ईयर के मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में था, और अचानक पोस्ट कार्ड पर मेरे ग्रैंडफादर का आया था कि 17 तारीख को भाई शादी है, तुम आ जाना। अपने यहाँ ऐसा ही होता था जोधपुर में, हम लोग ऐसे ही अनुशासित सिपाही हुआ करते थे। तो मैं एक प्ले कर रहा था, कारंजी डायरेक्ट कर रहे थे, म्यूजिक कर रहे थे, भानु भारती डायरेक्टर थे, तो मैं उनका चीफ असिस्टेंट था, कारंजी का भी और भानु जी का भी। तो म्यूजिक मैं करवाता था उनके साथ रह के सब। तो मुझे जाना था तो मैंने कारंजी से कहा, और कारंजी हमारे एनएसडी के डायरेक्टर भी थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं कारंजी मुझे जोधपुर जाना है, और छुट्टियां चल रही थी। तो कारंजी जी बड़ा बोले, आप कैसे जा सकते हैं, आप तो जा ही नहीं सकते, आपको हमको तो ये सब करना है। तो मैंने कहा देखिए अब 2 दिन बाद शो है, जो करना था वो तो सब हमने कर लिया, तो एक्टर करेंगे, क्यों जाएंगे आप। मैंने मुझे शादी में जाना। नहीं नहीं आप शादी में नहीं जा सकते। मैंने कहा कारंजी जी मेरी शादी है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, आप कैसे शादी कर सकते। यानी मेरी छवि ऐसी थी कि कोई ये मान ही नहीं सकता कि ये शादी करेगा। मैंने कहा देखिए जी, ये निर्णय मेरा नहीं परिवार का है, और इसमें मेरी कोई से नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, हम बात करते। मैं कहा आप नहीं कर पाएंगे, उनकी भाषा अलग, आपकी भाषा अलग, उनको पता ही नहीं है कि कौन कारंजी है, कौन एनएसडी है, कौन पद्मश्री है, ये आप रहने दे और मुझे जाने दे, और आप यहीं रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया, वो समझने को तैयार नहीं थी। और जब मैं करीब 17 तारीख को शादी थी और 20 को जब वापस आ गया या 19 को, उन्होंने शायद 2 दिन पहले मुझे रात को छोड़ा करीब 2-2:30 बजे, और मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे टैक्सियों में अखबार जाया करते थे, जयपुर एम्बेसडर टैक्सी में, उसमें बिठा दिया, ऐसे करके मैं जोधपुर पहुंचा। और जब वापस आया तो कारंजी को लगता था मैं बहाना बना के गया हूँ कुछ और कर। तो उन्होंने ऑफिस में बुला के मुझसे पूछा, सच बोल रहे हो तुम तो शादी करने गए थे, शादी कर ली तुमने। कर ली। अच्छा कैसे किया। अब ऐसे ही फेरे होते हैं, गोल गोल चक्कर काटे। क्या करती है आपकी पत्नी। बहुत ज्यादा तो पता नहीं, हाउस वाइफ है, मेरे ख्याल से कुछ 11th वगैरह में किया, 11th नाटक करती है। भाई नाटक नहीं कर तो फिर कैसे करेंगे आप। मैं ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। उसके 3rd ईयर तक वो बीच बीच में कभी भी मिलते तो मुझसे बोला, मुझे वेद व्यास जी कहते थे प्रेम से, तो ऐसे रोकते थे, वेद व्यास जी हाँ तुम शादी कर ली। जी कर ली, अब हो ही गई। मैं इसलिए बताता हूँ अशोक जी कि दिल्ली और जोधपुर में हार्डली क्या होगा, 1000 किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन जीने का अंदाज और मूल्य इतने फर्क थे, इतने फर्क थे कि शायद समझा नहीं सकता था मैं जोधपुर में कि वहां का जीवन कैसा है और लोग कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं। और ना दिल्ली में मैं लोगों को समझा सकता था उस समय कि भाई मैं जहां से आता हूं वहां लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, जबकि हम एक ही देश के लोग थे, एक ही समय में जी रहे थे, पर इतना अलग जी रहे थे।
तो मुझे ऐसा अगर लगता है। अलगाव देखे तो ये था। जी। जी। मैं इसे आगे ये जोड़ रहा कि मुझे लगता है एक इंटरनेट के कारण पहले के मुकाबले में इस दिशा में कुछ अंतर आ गया है। एक लेवल फील्ड हो गया, लगभग सभी लोग हाँ मोबाइल हाँ। फोन के साथ चिपके हुए हैं, चाहे जोधपुर में हो, जी चाहे फलौदी में जी हो, चाहे मुंबई में जी हो, जी दिल्ली में हो। पर उस बात को लेते हुए ये वाला जो कालखंड आपका था और अब इसमें अतिरिक्त जिम्मेवारी हो गई, अभी शादीशुदा भी हो गए, तो आपको अपने जो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की, उसको मैं अर्ज कह दूं या जो भी है वो, और साथ में आपको ये भी देखना है कि गृहस्थी चलानी है, तो उस पॉइंट ऑफ जी व्यू से जी। भी फिर जब आप एनएसजी से निकल रहे थे तो कहीं ये सवाल आया क्या कि मैं एक अभिनेता के रूप में आगे करूं या मैं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लूं, या तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने रहे होंगे, वो वाला जो आपका थॉट प्रोसेस उन दिनों का रहा था। अशोक जी, ईश्वर जिनको बहुत प्यार करता है ना, उनको बहुत कुछ देता है। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता था, आज भी करता है। और उसने देखा कि ये तो नाटक करता है, तो इसी अधिक से अधिक ड्रामेटिक सिचुएशंस दें, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे हर बार कुछ कुछ वर्षों के बाद अपने सपनों को रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा पता नहीं क्यों, इत्तेफाक है या ईश्वर का प्रेम है। जैसे ही सेकेंड ईयर का फाइनल सेमेस्टर खत्म हो रहा था, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था ओह। और वो कोमा में आ गए थे और हॉस्पिटलाइज हो गए थे जयपुर। यानी ये शादी की ये शायद 1 या 2 महीने बाद ही ऐसा हो गया था। जनवरी में मेरी शादी हुई और मार्च की शुरुआत में। तो जो उस समय मैंने उससे पहले जो सोच रखा था, तो पहले बड़ा वो जो एक तुगलक का जो है ना, उमंगों भरी उम्र है, सारी दुनिया के आलम के फतह को वो क्या जीतने की उम्र है, ऐसा ऐसा कुछ अंदाज था। वो उसके बाद सब छिन्न भिन्न हो गया और मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे क्या किया जाए। क्योंकि मेरे फादर करीब 1 साल हॉस्पिटलाइज रहे और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में लगातार मैं जयपुर जब भी आता था, अपनी परेशानियों से बचने के लिए मैं एक साथ 2-2 3-3 नाटक करने लग जाता था। रिहर्सल में इतना अपने आप को डुबो देता था, क्योंकि जैसे ही समय मिलता तो फिर मुझे बीमार फादर, वो एकदम शादी अभी अभी करके आई हुई पत्नी और ये सब दिखते थे। तो आदमी इन सवालों से बचना चाहता। तो मैंने बचने का रास्ता भाई ये ढूंढा कि मैं इतने नाटक करूं और इतना ज्यादा लगातार करता रहूं कि बस अपनी समस्याएं मुझे याद ही नहीं रहे, वो समस्या ही याद है। तो पहले मेरी कुछ कुछ गिरीश कर्नाड उस समय हमारे एकेडमिक काउंसिल में थे, तो उनका मानना था कि मुझे एफटीआई जाना चाहिए डायरेक्शन में। और मुझे भी लगता था ठीक है, अच्छी बात है, ये तो देखेंगे, अगर स्कॉलरशिप मिलती तो चले जाएंगे। फिर एक भारत रत्न भार्गव हुआ करते थे, वो चाहते थे कि मैं लंदन चला जाऊं बीबीसी की हिंदी सर्विस, अच्छा। क्योंकि रेडियो से भी मैं था। तो बोले वो बड़ा अच्छा रहेगा और आप वहां रहते हुए राडा से भी टच में रहेंगे और वहां प्रवासी भारतीयों के साथ नाटक भी कीजिएगा, तो बड़ा बढ़िया रहेगा। मुझे ये भी अच्छा लगता था। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हुआ कि दोनों संभावनाओं का अंत हो गया। मुझे लगा ये तो संभव ही नहीं, तो फिर क्या कर सकता था। तो जैसे ही एनएसडी खत्म हुई, मैं पहले श्री राम रेपर्टरी में काम करता रहा, 1 साल वहां काम किया। फिर मैंने एनएसडी रेपर्टरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं आसानी से जयपुर कभी भी शॉर्ट नोटिस पे जा सकूं, क्योंकि ये बड़ा लंबा पिताजी का ये रहा था, आधा पैरालिसिस हो गया था। उसके बाद मदर को यूट्रस में कैंसर हो गया।
तो अब ये रेपर्टरी भी छोड़ दी पड़ी मुझे कि अब क्या करूं। और जोधपुर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ रिश्तेदार वगैरह सब थे, तो महिलाओं को संभालने के लिए महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो उस विवशता में मैंने संगीत नाटक अकादमी ज्वाइन की कि ये बीमारी ठीक होगी तो फिर ये नौकरी भी छोड़ के फिर चला जाऊंगा। पर हुआ ऐसा नहीं, बीमारी तो ठीक हो गई। और वो संगीत नाटक अकादमी का सफर थोड़ा सा 2-2.5 साल चल गया। वो भी शायद नियति चाहती थी कि उन 2-2.5 सालों में उसने मुझे वहां की ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, सबको इतना नजदीक से दिखाया कि शायद ये ना होता तो शायद मैं बम्बई नहीं आता। तो एक होता ना, आपको झल्लाना पड़ता है तब जाके आप आते हैं। इसलिए नहीं कि बम्बई कोई मक्का या मदीना है, यहाँ के बहुत हासिल करेंगे, पर आपको भागने के लिए एक जगह तो चाहिए जहां से भाग के आप उन सब चीजों को भूल जाए और जब चाहे आप अपने साथ रह सकें। अपनी हार हो, अपनी जीत हो, अपनी सफलता, अपनी असफलता, पर हम उसी के साथ जी रहे। उसके लिए ये शहर बड़ा मुफीद था और आज भी है। तो अपने साथ रहने वाली जो बात है वो हिमालय में भी होती है और बम्बई में भी होती है। और बम्बई और बम्बई में किस तरह से होती है वो बी एम व्यास जी के साथ चलते हुए हम थोड़ा और समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। मैं ये सौभाग्य अपना मानता हूँ कि मैंने आपको मुंबई में कुछ समीप से देखा। और अरे अमेरिका आने से पहले मैं जब लेखक जी जी बनना चाहता था और मुझे लगता था कि भाषा के साथ अच्छा संबंध होना, शब्दों से जी प्रेम जी। होना लेखक बनने के लिए काफ़ी एक अच्छा मसाला रहता है। फिर हाँ हाँ। कुछ कुछ बातें जो आपसे उन दिनों की सीखी थे वो नोट्स मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। और अरे पर मैं ये खास आपसे कह रहा था कि जब आपने बम्बई आने का निर्णय ले लिया, आप बम्बई आ गए, तो अभिनय पर अधिक केंद्रित नहीं रह के बहुत जल्दी आप लेखन की तरफ बढ़ गए थे, या दोनों साथ साथ चलते रहे थे, या और मैं आपकी अनुमति लेके ना अपने कुछ ऐसे दर्शक जो आपके बारे में कम जानते होंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण जो धारावाहिक रहे, जो एक तरह से कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित करे भारत में, और वो सब लोगों को अभी तक भी याद है। उनमें से एक तो बहुत लंबा चलने वाला तारा भी था। फिर एक अगर बौद्धिक दृष्टि से हम बात करें तो चाणक्य के साथ में भी आप जुड़े रहे थे। और एक बात और जिसकी बधाई अभी तक तो एकदम ताज़ा ताज़ा ही रहती है क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं हुआ, तो महाराणा प्रताप के लिए आपको बेस्ट डायलॉग लिखने का जो सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का नहीं। आपको पुरस्कार मिला, उसका भी। और इससे इन दिनों को मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे उड़ान भी याद आ रही है। उड़ान की जी पटकथा के जी साथ भी आप जुड़े रहे और आपने मेरे ख्याल से उनके जी पिता का रोल भी उसमें किया था। जी जी चाणक्य में भी कुछ भूमिकाएं आपने की थी। भारत जी एक जी खोज में भी शायद आपने कुछ भूमिकाएं की जी थी। जी। मैं लिखता भी था। जी जी। तो अब सवाल वही वाला आ गया। ये इनिशियली कैसे बम्बई को आपने पहचानना शुरू किया, बम्बई ने कैसे आपको स्वीकार करना शुरू किया, और अभिनय, लेखन, निर्देशन, ये तीनों घोड़े या एक घोड़ा, ये सब सवाल। अशोक जी, मुझे अभिनय में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा भी लगता था। पर अधिक मजा मुझे हमेशा रंगमंच की दिनों में अभिनय करवा के आता। जब एक बिल्कुल लड़का ऐसा है जिसका चरित्र से कोई संबंध ना हो और वो करेक्टर बन जाए, ये जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखता था उसमें मुझे ज्यादा मजा आता। हाँ, मैं जब खुद करता था तो अच्छा लगता था, पर अधिक मजा मुझे हमेशा डायरेक्ट करने में आया या लिखने में आया, हमेशा। ये कोई, मैं इसमें दुराव छुपाव की बात नहीं करता। यहाँ जब मैं आया था तो मैं यहाँ निश्चित रूप से बिल्कुल अभिनय नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे मुझे लिखने में और निर्देशकों को असिस्ट करने में मुश्किल आती थी। ये कौन सा ईयर था? ये 85 में मैं आया। जी। तो
लेकिन अब क्या किया जाए, जब मैं पृथ्वी पे जब भी करता था तो वहां अभिनय करना पड़ता था मुझे, मित्रों के दबाव थे या जो कुछ भी था, तो फिर मैंने ये तय कर लिया था कि भाई मैं पृथ्वी थिएटर में नाटक करूंगा और बाकी इधर अपना मैं लिखूंगा या असिस्ट करूंगा या डायरेक्ट करूंगा, ऐसा ही। पर कभी कभी ऐसा हो गया, जैसे उड़ान में मुझे करना पड़ा, स्कैंडल में करना पड़ा, चाणक्य में करना पड़ा। मैं पढ़ा, ये कोई दुख के साथ नहीं लगा रहा हूं, पर मुझे, हाँ, पर मुझे क्या लगता था कि जो मैं अधिक करने में सक्षम था, जहां मेरा अधिक फोकस था, उसकी कॉस्ट पे मुझे जब भी कुछ भी करना पड़ता था तो मुझे लगता था कि ये विवशता है। जिसके साथ मैं चल रहा हूं, शिकायत नहीं, पर अगर और अधिक अच्छी स्थिति होती तो शायद मैं उससे बच सकता था, अच्छा, ये क्योंकि जी, मुझे हल्का हल्का याद आता है कि जो नरेशन होता है स्क्रिप्ट का, जी, वो भी एक प्रकार की कला है, और आप या, उसमें भी महारत आपको हासिल है। अब ये वाले बहुत संक्षेप में यदि मैं आपसे अनुरोध करूं कि जो नाटक लिखे जाते हैं और कहानियां लिखी जाती हैं, फिर फिल्मों की पटकथा है, तो इसमें जो मानवीय मन की समझ के साथ साथ में एक एक उस क्राफ्ट की समझ है, ये वाला जो आपका अंदर एक स्पष्टता धीरे धीरे विकसित होती गई, और उसका एक गणित भी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, वो जी, सब आपको जैसे स्पष्ट होता गया। इसके बारे में यदि आप संक्षेप में कुछ बताएं तो। गणित तो देखिए सभी जगह है, बल्कि जहां गणित नहीं है वहां अव्यवस्था। जैसे हमारे जीवन में भी, अगर मान लीजिए मैं ये मानूं कि एक व्यक्ति की एवरेज एज, जैसे वो नहीं, पहले पामेस्ट्री वगैरह में कीरो की किताबें आती थी, जी। तो उसमें लिखा रहता था हर रेखा से आप ये माने कि व्यक्ति की उम्र 70 साल, एक एवरेज एज। हालांकि व्यक्ति चाहता तो यह है कि वो अनंत तक जीवित रहे, पर एक मान लेते मोटा मोटी के साथ 70 साल एक एवरेज एज है। हम अपने जीवन में यदि ये गणित मान लें कि साहब मैं अभी मान लो 66 साल का, एक एवरेज एज 70 साल की, तो मेरे पास बचे कितने साल? मेरे पास 4 साल बचे, 3 साल बचे, 4 साल बचे। इन 4 साल की मेरी क्या योजना, मैं कैसे जीऊं? तो आप अधिक सार्थक, अधिक फोकस्ड जीवन जी सकते हैं। लोग ऐसा करते नहीं, सही कोई बात। मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं कभी मरूंगा, और मैं कैसे मरूंगा यार? मरेंगे चाचा जी, मरेंगे ताऊ जी, भाई सब मरेंगे यार। हम्म। समय के लिए तो देखो ना। हम्म। ऐसे ही लिखते समय भी हम अगर ये देख लें कि भाई हम 1 घंटे के लिए लिख रहे हैं तो 60 मिनट हुए ना भाई। अगर 60 मिनट की कोई रचना हमको लिखनी है तो मोटे मोटे उसके कितने सीन हो जाएंगे? अक्सर हम देखिए टेलीविजन में थोड़े बड़े सीन चल सकते हैं, फिल्मों में छोटे सीन चलते हैं, क्योंकि अधिक विजुअल मीडिया। तो फिल्मों के लिए अगर सोचे तो साहब एवरेज सीन 2 मिनट का पकड़े तो कितने सीन हो गए? एक 60 मिनट की फिल्म के लिए 30 सीन हो गए। अब अगर हमें पता है कि ये 30 सीन की यात्रा है, हम जो भी कथा कहना चाहते हैं ये इस 30 सीनों में कहना चाहते हैं, ये भी एक लंबी बात हो गई। तो हम इसके भी टुकड़े कर सकते हैं, इसके खंड बना सकते हैं। जैसे जीवन में भी एक बचपन है, फिर हमारी जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर मौत है। तो हम इसमें भी तो देख सकते हैं एक बिगिनिंग है, उसके बाद चीजें और क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, ये निकल के आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएंगे, फिर रिजोल्यूशन होगा, फिर कैलिब्रेशन होगा। तो 5 खंड, 4 खंड,
3 खंड वो बना ले। जैसे ही हम 5 खंड बना लेंगे या 4 खंड बना लेंगे तो हमारे सीन उस हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। जो ही हमारे जहन में गणित अगर सही हो जाएगी तो हम फिर उसमें खेल सकते हैं, कहानी को अच्छे से कह सकते हैं। वो फिर चाहे एक एपिसोड की कहानी हो जो 25 मिनट का अगर है तो हम उस 25 मिनटों को भी ऐसे अलग अलग खंडों में बांटे और देखें। जो ही हम अपनी चीजों को गणित के साथ आप देखिए ना, एक अच्छा गायक भी एक ताल में निबद्ध होके गाता है तो अच्छा लगता है। जो ही खुल के गाएगा तो उतना नहीं जमेगा, क्योंकि उसने 3 ताल पकड़ लिया, ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन ना। इसी में वो कहेगा कि याद पिया की आए, याद पिया की आए, वो कहेगा तो इसी में ना। वो हम अपनी कथा को अगर जैसे ही समय के संदर्भ में पिरो लेंगे तो हमारी गणित सही हो जाएगी। अब इसके साथ हम इमोशन देखें, ग्राफ देखें तो चीजों को अच्छे से कह सकते। अब ये आया जीवन से ही, जो अच्छा जीवन जीते हैं वो ये जानते हैं कब उनको मरना है, कितना जीवन जी लिया है, कितना बाकी है, कितना समय जा चुका है, इतना सा बचा है, और अभी मैंने किया क्या, क्या कुछ अर्थपूर्ण या याद रखने लायक ऐसा कुछ किया है मैंने? नहीं सब ऐसा तो कुछ नहीं। तो भाई 4 साल बचे, 5 साल बचे, कब करोगे, कब करोगे भाई? रोजाना सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, फिर जो कमाने के लिए जो करना है वो करोगे, फिर खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, निकल जाएंगे दिन। वो जो निजाम साहब का बड़ा अच्छा है कहा, सफाई जीस्त भरा जाता है, बात कहने की रही जाती। क्या बात तो जिंदगी के प्रश्न ऐसे ही भरती चले जाएंगे। है। ये तो मैं जीवन हमारे से ना, कहानी है। मैं ऐसे इंटर फिर एक बार आपको ऐसे कर रहा हूँ, निजाम साहब का जिक्र आया तो ये शीन निजाम साहब का एक शेर मुझे भी आपकी बात के साथ मिलता जुलता याद आता है कि हम में तुम में फर्क यही है, सोच के देखो तो तुमको उम्र बितानी, हमको उम्र चुकानी है। तो हाँ हाँ हाँ, उम्र क्या चुकाने बात है, वाली जी। बहुत, बहुत। निजाम साहब तो इतना महीन लिखते हैं, इतना बारीक लिखते हैं। जी जी। जैसे एक उनका इतना अच्छा शेर है, दरवाजे तक छोड़ में मुझको आज हाँ, नहीं आया कोई, बस इतनी सी बात है, लेकिन जाने कैसा लगता क्या बात है। उम्र की हद में जीस्त का दरिया फैला फैला। तो ये जो बारीकी है, ये जो महीन तरह से संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की बात है जी। है, ये अगर हम साधारण से रिश्ते और साधारण सी कहानियों में ले आए तो नज़म हो जाएगी, यही गजल हो जाएगी। हमारी कहानी भी तो ऐसी ही संवेदनशील हो सकती है, हमारी बातचीत भी तो ऐसी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि संभव है। जी, ये संभावनाओं को लेते हुए एक तो जीवन सिखाता है, दूसरा पुस्तकें, और आपने जिस तरह का लेखन कह दें उनको, या जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, अगर मैं मुंबई की जी भाषा को लेके करूँ तो उसके लिए आपको शोध बहुत करना हुआ, आपका पढ़ना बहुत हुआ, चाहे वो हमारे जी पौराणिक ग्रंथ हुए हों, चाहे वो हमारा हाँ इतिहास रहा हो। जी जी तो इस तरह आपने भारत को एक और अधिक मल्टी लेयर्ड वे में काल खंड के साथ साथ जाना। तो हम अगर चाणक्य की तरफ चलते हैं तो चाणक्य के चरित्र में से कौन सी ऐसी बात है जो उछल कर आप तक आ जाती है अभी के हालात को देखते हुए, या अक्सर गाए बगाए आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी बात है जो हिट करती है। चाणक्य इस सबसे पहले और सबसे अधिक जो मुझे बात छूती थी वो थी वो मूल्य जो उस समय तक्षशिला में थे। आप
अशोक जी देखिए, एक व्यक्ति है जो अर्थशास्त्र पढ़ाता है, राजनीति शास्त्र पढ़ाता है और इनके आधार पे सूत्रों की रचना करता है। उन सूत्रों को पढ़ाते पढ़ाते वो एक अखंड भारत की कल्पना करता है और उस कल्पना पे हंसने वाले लोगों को अपने सूत्रों को सिद्ध करने के लिए वो एक इनसिग्निफिकेंट बच्चे को चुनता है और इन नियमों को प्रायोगिक रूप से ढालने के लिए, सिद्ध करने के लिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और ऐसा करते समय एक नया पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च करता और जब उसे लगता है कि अब ये साम्राज्य बन गया, तब अपने धुर विरोधी को अपना पद दिलवाने के लिए राजा को मनाता है और फिर कहता है मैं जाता हूं वापस तक्षशिला में, अभी और सूत्र लिखने, अभी तो कई चीजें और लिखनी। ये कहां मिलेगा बताइए? जिस समय वो वहां राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्री था, राजा से भी अधिक शक्तिशाली था, उस समय हर शाम वो वहां के कर्मचारियों के बच्चों को अपने पिछवाड़े पढ़ाता था और उससे जो आय होती थी उससे अपने दीपक में तेल डालता। ऐसी सादगी, ऐसा कमिटमेंट कहां देखने को मिलता है आज? और ये ऐसा ही रॉकेट साइंस भी नहीं। हम चाहें तो क्या इतने ईमानदार नहीं हो सकते? हंसेंगे ना लोग, कौन से अभी भी जय जयकार कर रहे हैं? हंसने दो ना, सही रास्ते पे चलने पे हंसने दो। अभी तो हम गलत रास्ते पे गलत जीवन जी रहे हैं, उस पे लोग हंस रहे हैं क्योंकि लोगों का काम है हंसना। तो फिर जब ये नियति ही है तो सही रास्ते पे सही तरीके से जीवन जी लेते हैं, क्या होगा? हंसेंगे ही ना, हंसने दो ना। इतने बड़े लोगों को लोगों ने हंसा था, हम ऐसे क्या है? एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मैं विषय अंतर करके आपसे जी जी इजाजत के साथ कहूंगा। जी, स्वागत। एक गोगी साहब थे हमारे, गोगी आनंद, बड़े जी अच्छे निर्देशक थे। जी यो देवानंद के भांजे थे और जया जी के बैच में थे ये FTII। और जब ये डेली सोप शुरू हुआ था एकता कपूर वाला, तो शुरू के सीरियल्स इन्होंने ही डायरेक्ट किए थे, इतिहास वगैरह सब। मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो वो अविवाहित थे, जी उम्र में थोड़े से मुझसे बड़े थे, अविवाहित थे। ये कोई अपराध नहीं है, थे अविवाहित। और उनके पिताजी बहुत वृद्ध थे, तो वो एक बार आ गए यहाँ पे बंबई में। तो हर बार वो कहते थे कि वो गोगी तुसी ब्याह कर ले यार। क्या? गोगी जी ब्याह कर ले, तुसी ब्याह कर ले, पंजाबी बोलते थे। हाँ हाँ। गो, गोगी साहब कहते भाई देखो, मैंने आपको एक मारुति वैन दे दी, आप शराब पीते हैं, रोजाना आपको एक बोतल दे देता हूँ, 1,000 रुपए सुबह आपको पकड़ा के जाता हूँ, फिर शूटिंग पे चला जाता हूँ, आप भी खुश मैं भी खुश, काहे मेरे पीछे पड़े? नहीं 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 यार, और तुसी ब्याह कर ले यार। तो एक दिन शाम को बैठे होंगे और पिताजी थोड़े काफी हाई थे, तो वो अड़ गए। नहीं बोले गोगी तब तुसी ब्याह कर ले। उनको भी जरा कुछ गुस्सा आ गया था उस दिन, कुछ काम अच्छा नहीं हुआ था, तो बोले क्यों करूं, क्या मतलब है यार? बोले नहीं यार, तू खानदान यार कैसे चलेगा, तू ब्याह नहीं करेगा? तो गोगी साहब इतने भड़के, तो उनसे कहते हैं खानदान? तो तुम क्या चंद्रगुप्त हो, तुम क्या सम्राट अशोक हो, तुम क्या अकबर हो? काय का खानदान है अपना? और तुमने क्या किया यार? एक साला गोगी पैदा किया है, वो बंद हो जाना चाहिए ऐसा खानदान यार। अब ये उन्होंने मजाक में कहा। हमारे मित्र थे, अक्सर सुनाते थे, मैं इसे अक्सर याद करता हूँ। हम जो खुद को लेके इतनी धारणाएं बनाते हैं, ओ यार हमारे खानदान, काय का खानदान? और यार मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या होता है यार? तो मैं बुद्ध हूं, गांधी हूं, क्या किया मैंने ऐसा?
क्या किया हमारे परिवार, क्यों हम बोझा ढोते हैं इतना, हम जो है नहीं उसकी खामखा कल्पना करके फैल जाते हैं, अपनी राह दुश्वार कर लेते हैं, वरना चीजें बड़ी सहज है। ये सहज से मुझे सहज में याद आ गया कि मैं आपको बधाई देने के साथ अपने दर्शक जो इससे परिचित नहीं हो, तो आप ने वो पिता पुत्र की बात की तो मुझे आपके पुत्र याद आ गए। तो और दरअसल जो उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो उनको पता भी नहीं होता है कि उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और ये वीरा दी वेडिंग और तो हाँ, बड़ी फिल्मों में भी काम किया है। और वो ऑनलाइन जो है वेब दुनिया में सुमित व्यास का नाम जो है वो बहुत जाना माना है। तो आपकी पुत्री भी इस विधा के साथ कला जगत से जुड़ी हैं, श्रुति। तो उनके बारे में जी। आप यदि कुछ कहें कि अभी आप जो कह रहे थे उनके अंदर से आया या आपसे आया या क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, क्या होता है, सभी कर रहे हैं, कहते हैं ना पूरा खानदान ही मिरासी है। तो लड़का सुमीत है वो करता है, एक्चुअली ये सुमीत और श्रुति दोनों ही थिएटर करने लग गए थे, जी। तो काफी दिनों उन्होंने नाटक वगैरह किया, फिर नाटक करते करते ही प्रेम विवाह वगैरह किया, वो भी जरूरी था। अब जो मेरा सन इन लॉ है नमित, चंदन दास जी एक गजल सिंगर हुआ करते थे, जी। उनका लड़का है, जी। तो वो भी यही अभिनय करता रहता है। अभी मीरा नायर के साथ उसने एक वेब खत्म किया है, प्ले करता रहता है, गाता भी, तो नहीं काम करता। तो मेरा ऐसा अशोक जी नहीं मानना है कि मेरी वजह से इनमें ऐसा हुआ, क्योंकि उल्टा मेरी वजह से ये शुरू में नाटक नहीं देख पाए। जिसको जो करना होता है वो कर ही लेता। हो सकता है मेरे कारण ऐसे लोगों से उनकी अधिक मुलाकातें हुई, जो या तो लेखक थे या निर्देशक थे या अभिनेता थे या संवेदनशील थे। हम्म। ये इत्तेफाक इनको औरों से थोड़ा अधिक मिला होगा, इससे अधिक मैं अपने आप को इसमें कोई श्रेय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी होती और अपनी ही यात्रा, हम्म। वरना तो सभी डॉक्टरों के बच्चे अपनी डॉक्टरी करने लग जाते हैं, वकीलों के बच्चे वकालत करने लग जाते हैं, ऐसा अब ऐसा होता नहीं है, सचमुच नहीं। और अब आज के दौर में हम बच्चों को ऐसे कह भी नहीं सकते कि देखो तुम ये करो या हम्म। वो करो, हम्म। उनको अपना ही रास्ता चुनना है। आई एम ग्लैड कि वो जो कर रहे हैं, मैं खुश हैं। हम्म। अच्छा लगता है कभी, कभी अच्छा कम लगता है, तो ये तो यात्रा है, पर हम्म। वो खुश हैं, ये मुझे अच्छा लगता अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ। तो इस खुशी खुशी को साथ लेते हुए मैं सोच रहा हूँ आपकी उपस्थिति का लाभ लेकर और कोई ऐसी पुस्तकें या ऐसे लेखक जो आपको लगता है कि आपको इतने पसंद आए कि और भी पढ़ेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, है। जी जी। चाहे उपन्यास हो या इतिहास लेखन से संबंधित कुछ हो। और ऐसे एक पूंछ की तरह मैं ऐसे जोड़ दूं कि भारत में प्रामाणिक इतिहास लेखन हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी कई बार बातें होने लगती हैं और लगता है कि एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर साहित्य इतिहास का लेखन हो गया जो इसमें अमुक अमुक बात अधिक प्रमुखता से आती, तो एक जो उसका उसकी शुद्धि है वो शायद उस तरह से आई नहीं। पर जब आपका ऐसा विस्तृत अध्ययन रहता है तो आप सब तरफ से चीज़ों को देखते समझते हैं, तो इसके बारे जी में जी। कुछ आप। देखिए इतिहास भी क्या है, भी एक विज्ञान, एक इसकी भूमिका होती है सूचना देने की, तो सूचना हमें सही मिलनी चाहिए। तो उस मामले में हमारे यहाँ पर एक ऑथेंटिक सीरीज है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि एक पूरा पैनल होता है सभी इतिहासकारों का, और ये करीब 13 वॉल्यूम है। तो अक्सर वो लोग उनसे बचते हैं और उसको नहीं पढ़ते हैं,
जो भी उनका कारण रहा होगा, पर जो भी है। दूसरा, फिर जब हम कोई भी कालखंड अगर चुन लें, तो उस कालखंड के दौर में और क्या क्या हुआ है, ये जानने के लिए अगर हम उसे कवर करते हुए उपन्यासों को पढ़ें, लेखों को पढ़ें, उस समय के आर्किटेक्चर को देखें, उस समय की पेंटिंग को देखें। जैसे महाराणा प्रताप के समय की ही बात, ये कुछ समय ऐसे आते हैं जब कई चीजें महत्वपूर्ण हो रही होती। अब आप देखिए, महाराणा प्रताप को जो समय था, उस समय महाराणा प्रताप भी थे, उसी समय अकबर भी थे, उसी समय सूरदास भी थे, उसी समय तुलसीदास भी थे, उसी समय मीरा भी थी, उसी समय रैदास भी थे, उसी समय हरिहर महाराज भी थे जिन्होंने सारी रागों की रचनाएं की, तानसेन भी थे, बैजू भी था। अब आप देखिए, लोग अगर बर्ड आई व्यू से उस पूरी को कैप्चर करें, तो कितना इतिहास आपको समृद्धि कितनी देता, कितना अमीर बना देता। और यही सीधा सीधा पकड़ के बैठा, हम अगर पकड़े, साहब ये मैं राणा की कहानी कहता हूं, राणा का दोस्त, राणा का दुश्मन, राणा की लड़ाई, राणा की पत्नी, तो ठीक है फिर। लेकिन अगर हम उस काल को जब देखेंगे, तो आप सोचिए कि हमें लगेगा कैसा विचित्र समय था यार, कितने बड़े बड़े लोग थे, क्या उस समय उत्पात हुआ, क्या विध्वंस हुआ, ये तो घटना है ही। पर ये कहते हुए हम इतने महान महान चरित्रों को कैसे भूल सकते। जैसे आम्रपाली, जब हम आम्रपाली की बात करते हैं, तो आप देखिए उसी समय बुद्ध भी थे, उसी समय उनसे करीब 40 वर्ष उम्र में बड़े महावीर भी अभी जीवित थे। कितने, आप ये देखिए, वैशाली की अलग गण व्यवस्था और मगध में राजकीय व्यवस्था, 70 के करीब धार्मिक अलग अलग विधाएं, परंपराएं और वो चल रहे थे। अब उस पूरे दौर को अगर हम देखेंगे, तो कितना मजा आ जाएगा। तो ये दृष्टिकोण की बात। जी। अगर हम वो देखेंगे, तो इवन महाभारत में भी आप देखिए, सीधी कहानी तो यही हुई कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही थी धृतराष्ट्र की, तो भीष्म पितामह गए, गांधारी को लेके आ गए और शादी कर। और आप सोचिए, बिना डिस्टॉर्ट की जरा सी कल्पना कर ले कि हस्तिनापुर, हरियाणा के आसपास का इलाका, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और यहाँ, गांधार यानी कंधार, कितने किलोमीटर दूर, साहब इतनी दूर वहां जाके, जहां अमेरिका के बाजे बज गए, इंग्लैंड के बाजे बज गए, रूस के बाजे बज गए, भीष्म पितामह वहां जाते हैं पूरी सेना लेके, और वहां से सुनैना को लेके आते। उस समय की राजकुमारी का नाम था सुनैना, क्योंकि उसकी आंखें बहुत नीली थी, बहुत सुंदर थी। और उसे लेके आते हैं अपने एक अंधे भतीजे की। और इससे पहले, उसके बाद में कहीं ऐसी परंपरा नहीं थी उस काल में कि जब लड़की जाए तो लड़की के साथ उसका भाई भी जाएगा, साथ में दहेज भी, ऐसा कभी नहीं। लेकिन वहां उस राज्य को विवशता में अपनी बेटी देनी पड़ी, क्योंकि अगर वो ना देते तो भीष्म की सेना कंधार की ऐसी की तैसी कर देती। अब दो ही तो विकल्प थी उनके पास, या तो लड़के सब मर जाते, या ये वो जगह है जहां से छापामारी युद्ध होता है, या एक निर्णय के साथ उन्होंने अपनी बेटी और अपने राजकुमार को भेजा, दो का ही बलिदान दिया, पूरा राज्य बच गया। और ये दो जब आए तो आंखों के लिए ही लेके आए, पर उसने पट्टी बांधी। पट्टी ये कह के बांधी कि अगर अंधे के साथ जीवन जीना है तो मैं भी अंधी बन के जीऊंगा। इससे बड़ी वाहवाही, बड़ी तारीफ की। लेकिन वो तो अंधे की लाठी लेने गया था,
हम्म। लाठी भी लाठी हो गई। और धीरे धीरे शकुनी ने सारा वहां पर स्टाफ जो था वो गंधार से लाके फिट कर दिया। कोषागार में अपने लगा दिए, सैनिकों में अपने लगा दिए, वहां मदिरालय चालू करवा दिए। मेरे जो शराब होती है गंधार से आती थी और यहाँ बिकती थी, जुए की प्रथा चालू करवा दी। और धीरे धीरे महाभारत हो गया, पूरा हिंदुस्तान खत्म हो गया। उस समय का गंधार बच गया और गंधार ने बदला ले लिया, सिर्फ 2 लोगों को ले लिया। मैं नहीं कहता आप उस क्षण को ऐसे ही दिखे, पर ऐसे भी तो देख सकते हैं। दरअसल ऐसे देखने की इतिहास के किसी भी टुकड़े को जी। देखे तो सही, अलग हट के अलग अलग कोणों से देखें तो सही। फिर वो चाहे कर्ण हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो एकलव्य हो, कोई भी पात्र हो, चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे बुद्ध की पत्नी के दृष्टिकोण से आप देखें, चाहे बुद्ध के बेटे के दृष्टिकोण, राहुल के दृष्टिकोण से बुद्ध को देखें, हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है। और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पर अक्सर लोग इससे बचते हैं। लोगों को लगता है जैसा कहा गया है वैसा ही मान लिया जाए, तो फिर क्या कहा जाए। तो कहा यह जाए कि ऐसा मौलिक चिंतन जो समृद्धि हमारे सामने सुलभ है, उसको अपनाकर औरों तक पहुंचाने वाली जो खूबी हमारे बीएम व्यास जी में है, और उन्होंने इतना समय अरे दिया है, उसका लाभ समय समय पर हम और लेते रहेंगे, ऐसा मेरा मन है। पर चलते अरे चलते मैं एक और संदर्भ जो आप ही के फेसबुक पर आपने शेयर किया, एक संवाद, बल्कि भीष्म पितामह जो हैं वो शरशैया पर हैं, और जी इस जी समय जो प्रश्न उन्होंने पूछा, और उसको मुझे लगता है कि आपने उसको भी नए दृष्टि से देखकर शायद बात कही है। और आपकी अनुमति से मैं वो वाला प्रसंग थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, जहाँ जी पर जी जवाब ये दे रहे हैं कृष्ण भीष्म पितामह के इस प्रश्न का कि क्या कौरवों ने तो गलत किया, लेकिन क्या पांडवों ने ठीक किया क्या। और मुझे लगता है इस प्रश्न के बाद उस जवाब को लेते हुए मैं आपके पास वापस वर्तमान संदर्भों से इस पूरे प्रसंग को किस तरह जोड़कर आप देखते हैं उस पे आऊंगा। और तो मैं आप ही की फेसबुक पेज से पढ़ रहा हूँ और बीच का जी हिस्सा ले रहा हूँ। भीष्म बोले, एक बात बताओ जी कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या। किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? ये सब उचित था क्या? ये पढ़ते पढ़ते मुझे रेडियो नाटक याद आने लगे। लेकिन आपने बहुत ही कमाल का लिखा है, इसमें भी जो संवाद आपके आ रहे हैं, तो मेरे सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं ही स्वतंत्रता ले रहा हूँ आगे पढ़ने की आपकी अनुमति से। जी 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 अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया कि ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे गया? अब कृष्ण कह रहे हैं, और ये शब्द तो हमारे बीएम व्यास जी के हैं, यहां पर इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। तो हमारे पितामह बीएम व्यास जी, आपने जो बात लिखी है, इसके साथ जो आपकी चिंतन धारा चल रही है वर्तमान प्रसंगों में,
अगर आप चाहें तो राजनीति का भी थोड़ा सा स्पर्श करते हुए, पर आम जीवन ऐसा है कि बहुत हाँ, उसमें हाँ, कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ, हाँ। लेकिन बात सही है, जो राम के युग में था उसी की दुहाई देके आप कृष्ण से उम्मीद करें कि वो वैसा ही जीवन जिए, वैसे ही निर्णय ले, वैसे ही आदर्शों पे चले, ये तो उसके साथ अन्याय है। क्योंकि जैसा समाज राम को मिला, जैसे माता पिता राम को मिले, जैसे शत्रु राम को मिले, जैसे मित्र राम को मिले, कृष्ण को वैसे मित्र नहीं मिले, कृष्ण को वैसे शत्रु नहीं मिले, कृष्ण को वैसा समाज नहीं मिला। तो जो जिस समय में जो जो मिलेगा उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। आज भी जब हमारे पिता हमसे ये कहते थे भाई हमारे जमाने में ये था, तो हमें अक्सर लगता था गड़बड़। तो भाई वो बात हम अपने बच्चों से भी ना करें। जब आप ये देखिए, मुझे अक्सर ही एक बड़ी बात आती है याद। जब पिताजी कहा करते थे कि देखो यार, उसका लड़का इतने नंबर लेके आया है, उसका लड़का इतने नंबर लेके आया है, तो कई बार मेरे मन में आता था, जो मैं बोल नहीं पाता था उस समय, कि भाई आपने तो इतने लड़के गली के ढूंढ लिए, मुझसे भी तो पूछ लो, मुझे भी तो सारे गली के आपसे अच्छे अच्छे बाप ध्यान है। उसका बाप कार चलाता है, उसका बाप आपसे अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उसका बाप पता नहीं क्या क्या करता है, उसका बाप आपसे। हम तो नहीं बोल रहे भाई, जैसा बाप मिला उससे काम चला रहे हैं। आप भी जैसा बच्चा मिला उससे काम क्यों नहीं चलाते? पर ये हम कह नहीं पाते थे। जी। लेकिन आज जब माता पिता दोनों नहीं, मैं ये बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि न मैं सर्वश्रेष्ठ बाप हूं, न मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बच्चा है। जैसा मैं हूं, जैसा वो है, यही हम दोनों की सच्चाई है। दोनों पीढ़ियां जब अपनी सच्चाइयों को पहले मान लेगी, फिर जान लेगी, तो सहज रह पाएगी। फिर एक दूसरे से युद्ध नहीं होगा, संवाद होगा। अभी क्या होता है, हम मानते नहीं तो जानते भी नहीं, न मानेंगे न जानेंगे तो संवाद नहीं होगा, युद्ध होगा। वो दिखे तो और भद्दा लगता है। शहरों में हम चूंकि औपचारिक हो गए हैं, तो युद्ध दिखता नहीं, अंदर ही रिश्ता रहता है, रिश्ते बिगड़ते रहते, क्या फायदा? तो ऐसा मेरा मानना है। ये कभी कभी ऐसा लगता है जो संवाद लेखक आपके अंदर का है वो इतना सहज है कि जो बात आपने अभी कही है वो मतलब सुपर हिट डायलॉग जैसे है कि अंदर ही वो रिश्ता रहता है और जो युद्ध होता है वो दिखता नहीं है। और तो ये बातें एकदम सामान्य सहज ढंग से आपके द्वारा अभिव्यक्त हो जाती हैं। अब मैं आप ही के इस प्रसंग का जो समापन है उसको लेकर हमारी बातचीत का भी समापन करूंगा। तो उसमें जी, जी, जी। आपने जो संवाद लिखा है भीष्म पितामह का और श्री कृष्ण का, तो उन्होंने कहा कि भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। यह मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। तो यहां से मैं एक प्रश्न लेके और हमारी बातचीत के विराम की तरफ जाऊंगा। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना ही कई बार हम मानते हैं कि धर्म का मतलब यही है कि हमने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। गलत या सही, पर मुझे लगता है यह मान्यता भारत की माटी में और बहुत अर्थों में यही धर्म का अर्थ संस्कारी तौर पर ले लिया जाता है। पर आप ये कह रहे हैं कि सब नैतिकता और धर्म, तो अब मैं खुद ये थोड़ा बहु आयामी फलक खुल रहे हैं उनको लेते आपके पास उपसंहार के लिए आ रहा हूं। तो आप धर्म किसको मानते हैं? और
अब भारत के संदर्भ में जब हम धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं तो फिर आ जाता है भाई ये अमुक मजहब ऐसा है और सांप्रदायिक हो गए इत्यादि। तो ये सारा कलेवर लेते हुए क्या दिशा उचित आपको अभी लगती है? मुझे लगता है इस पे बड़े संक्षेप में और बड़े अच्छे तरीके से वेद व्यास ने कहा था। जी। वेद व्यास से आप देखिए, हम सब जानते ही हैं वेदों को और उपनिषदों को और ऋचाओं को सबसे पहले लिपिबद्ध वेद व्यास ने किया था। सिर्फ महाभारत ही नहीं लिखी थी, इससे पहले ये सब श्रुतियों में चल रहा था। तो वेद व्यास से किसी ने धर्म के बारे में पूछा, धर्म क्या होता है? तो आप देखिए सिर्फ एक श्लोक में 2 शब्दों में उन्होंने धर्म की परिभाषा की है। कितनी संक्षिप्त और कितनी सटीक। जी। वो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनो द्वयम्। अष्टादश मतलब 18 और 10, 18 पुराणों की रचनाएं लिखने के बाद व्यासस्य वचनो द्वयम्, 2 शब्द में वो बता रहे हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ितम। पर का उपकार ही पुण्य है और पर को पीड़ा देना ही पाप है। और धर्म है क्या? पाप और पुण्य का ही तो लेखा जोखा। हम्म। किसी का उपकार हो गया तो पुण्य हो गया, हमसे किसी को पीड़ा पहुंच गई ये पाप हो गया। यही पुण्य है, यही पाप है, यही धर्म है जो धारण करने योग्य है कि भाई मुझसे किसी को पीड़ा न पहुंचे, किसी का उपकार हो जाए। धर्म इससे अधिक और इससे गूढ़ नहीं है, यही धर्म। और वेद व्यास से अधिक तो मैं क्या बता पाऊंगा। तो वेद व्यास जी की बात बीएम व्यास जी से अशोक व्यास सुन रहा है और आप सब भी लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं दोहरा दूं कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना जो है वो पाप है, और दूसरे का उपकार करने की भावना रहे और करें वो पुण्य है। तो बीएम व्यास जी के साथ में ये एक ऐसा संवाद, सरिता जिस तरह बही वो कई हिस्सों को छूते हुए हम जहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा लगता है अभी और भी कई आसमान हैं और जिनको आपके साथ बैठकर देखा जाए, और संभव है ऐसा अवसर हमें फिर मिल पाए। मैं बहुत आभार के साथ में अपने आनंद को आपके प्रति श्रद्धा से व्यक्त कर रहा हूँ। मंगल कामनाएं हैं। और मैं आपके साथ ये भी याद कर रहा हूँ चलते चलते कि कई प्रसंग ऐसे हैं आपके जीवन के जिसमें संघर्ष से कोई मनुष्य टूटता नहीं है, और उसके अंदर का जो अटूटपना है या जो अखंडित भाव है उसके साथ जुड़ा रहकर कैसे आगे बढ़ता है। वो कई प्रसंग आपके जीवन के ऐसे रहे हैं। कभी उनकी तरफ भी शायद हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करें, और आपकी जो रचनात्मक यात्रा है उसके भी कुछ पहलू शायद कभी हम फिर छू पाए। पुनः पुनः जी बहुत बहुत आभार आपका है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रंगमंच के बहुत बहुत साथ जुड़े रहे अभिनेता भी और निर्देशक भी और संवाद लेखक भी और कई रूपों में याद किए जाने वाले निर्देशक बीएम व्यास जी, उनको जुड़ने के लिए धन्यवाद है। आपको भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।